हाय माय डियर स्टूडेंट्स, मैं आपका रवि सर और आपका हम अपने इस रवि इंस्टीट्यूट केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी चैनल पर स्वागत किया करते हैं। तो माय डियर, आपको देखिए जो ये चल रहा है हमारे यहाँ भी 12th की केमिस्ट्री। 12th की केमिस्ट्री में अभी हम जो टॉपिक आपको पढ़ा रहे हैं वो है एल्डिहाइड कीटोन। इस एल्डिहाइड कीटोन का आज हम आपको अगला पार्ट बताने जा रहे हैं। कार्बोक्सिलिक वाला हम आपको पहले ही बताएं, उसका एक अलग हम लेक्चर आपको प्रोवाइड करेंगे। तो आप सभी लोग बढ़िया होंगे, खुश होंगे। और इसके पहले वाले लेक्चर में मैंने क्या किया था, आपको ऑलरेडी एल्डिहाइड और कीटोन के जो प्रिपरेशन मेथड थे उसके बारे में हमने आपको बता दिया है। आज हम आपको जो बताने वाले हैं वो एल्डिहाइड और कीटोन की फिजिकल प्रॉपर्टी, मतलब कि एल्डिहाइड और कीटोन की क्या फिजिकल प्रॉपर्टी होती है। अब जैसे फिजिकल प्रॉपर्टी के अंतर्गत आपको मालूम है, सबसे पहले जैसे आप अवस्था कहते हो, विलेयता क्या हुआ करती है, फिर उनकी स्मेल कैसी होती है, गंध कैसे होती है, और फिर उनकी क्या हुआ करती है, क्वथनांक कैसे हुआ करता है, गलनांक कैसे हुआ करता है। इस पे क्या किया जाता है कि रीजनिंग के क्वेश्चन आते हैं। जो एनसीईआरटी का पैटर्न है उसके अकॉर्डिंग रीजनिंग के क्वेश्चन फिजिकल प्रॉपर्टी से ही पूछे जाते हैं। तो अगर जो बच्चे फिजिकल प्रॉपर्टी पढ़े रहते हैं तो वो रीजनिंग का क्वेश्चन उनको अच्छी तरीके से समझ में आ जाता है और यहाँ से कुछ सीखने को भी मिलता है, ये भी ध्यान दीजिएगा। तो हम देर नहीं करते हैं, इंपॉर्टेंट आपके ये लेक्चर होने वाला है, इसको ध्यान से देखें। यहाँ पे हम एक प्यारी सी खूबसूरत हेडिंग लगाते हैं, एल्डिहाइड एवं कीटोन का भौतिक गुण, द फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन। एल्डिहाइड और कीटोन की हम क्या करने जा रहे हैं, फिजिकल प्रॉपर्टी बताने जा रहे हैं। तो उस फिजिकल प्रॉपर्टी में सबसे पहले हम बात करेंगे किसकी भैया, अवस्था, स्टेज की। तो स्टेज में सबसे पहली चीज तो आपको बता रहा हूं, जैसे आपको मैं पर्टिकुलर चीज इस चीज को ही बता दे रहा हूं, ध्यान दीजिए कि एल्डिहाइड कीटोन में जो मेन गिरोह के आदमी हैं वो 3 लोग हैं। एल्डिहाइड में फॉर्मेल्डिहाइड और बेंजल्डिहाइड, और कीटोन में आपको किसको टारगेट करना है, जो आपका टारगेट होगा वो एसीटोन। तो इन तीनों लोगों को तो हम टारगेट करेंगे मेन रूप से, यही तीनों गिरोह के सरदार हैं, जान लीजिएगा। एल्डिहाइड में 2 हैं, फॉर्मेल्डिहाइड और आपका कौन सा है, एस्टल्डिहाइड। और कीटोन में क्या है आपका, एसीटोन, डाइमेथिल कीटोन को एसीटोन कहते हैं। तो इनको दोनों को टारगेट करना है आपको, और इसके साथ साथ कुछ जो हायर मेंबर्स हैं उनको बारे में भी ध्यान देना है। तो हम आपको बता दे रहे हैं कि कैसे आपको इस चीज को कंफर्म करना है। तो पहले एकदम सीधा सीधा आपको बता दे रहा हूं, मेथेन जो आपका फॉर्मेल्डिहाइड मेथेनॉल होता है वो सामान्य ताप पर क्या हुआ करता है, जो फॉर्मेल्डिहाइड हुआ करता है, चार्ट कहा होगी आपकी, फॉर्मेल्डिहाइड जो हुआ करता है ये सामान्य ताप पर गैस होता है। क्या हुआ करता है, गैस। और फिर एसिटल्डिहाइड और एसीटोन, ये जो दोनों होते हैं ये द्रव अवस्था में पाए जाते हैं। किस अवस्था में पाए जाते हैं, द्रव अवस्था में। स्टेज देखिए, हेडिंग लगी ना। तो बता रहा हूं कि फॉर्मेल्डिहाइड या मेथेनॉल, हाँ, सामान्य ताप या कमरे के ताप पर जो रूम टेम्परेचर होता है उस पर ये गैस अवस्था में पाया जाता है। एल्डिहाइड और कीटोन जो हुआ करता है वो एसीटोन, वो द्रव अवस्था में पाया जाता है। लेकिन अन्य जो सभी सदस्य हुआ करते हैं वो द्रव अवस्था में भी पाए जाते हैं, और किस अवस्था में पाए जाते हैं, ठोस अवस्था में भी पाए जाते हैं। तो कुछ कंफर्म हुआ स्टेज के बारे में, कैसी स्टेज हुआ करती है, फॉर्मेल्डिहाइड सामान्य ताप पर गैस, एस्टल्डिहाइड द्रव, और एसीटोन द्रव, और जो अनदर मेंबर्स हैं वो कैसे हुआ करते हैं, आपके लिक्विड भी हो सकते हैं और सॉलिड भी हो सकते हैं। तो एक एक बात की यहाँ कंफर्म करेंगे एकदम विधिवत तरीके से, जब तक एकदम समझ में आ जाएगा नहीं छोड़ेंगे नहीं, नोट कर लीजिएगा, ये हमारा कॉन्सेप्ट है। तो यहाँ पे नंबर 1 हुआ करता है, ध्यान दीजिए, फॉर्मेल्डिहाइड। तो बच्चे समझ जाते हैं तो हमको लिखने में कोई दिक्कत होती नहीं, आप डांस करते रहिए, लिखते रहिए। फॉर्मेल्डिहाइड सामान्य ताप पर किस अवस्था में, गैस अवस्था में पाया जाता है। फॉर्मेल्डिहाइड सामान्य ताप पर किस अवस्था में पाया जाता है, गैस अवस्था में पाया जाता है। दूसरा राजू, दूसरा सबसे बड़ी चीज मैंने बताया
एसीटल्डिहाइड एवं एसीटोन एसिटाल्डिहाइड एवं एसीटोन भी द्रव अवस्था में पाए जाते हैं। द्रव अवस्था में पाए जाते हैं। एसिटाल्डिहाइड और एसीटोन भी किस अवस्था में पाए जाते हैं? द्रव अवस्था में। तीसरी चीज तो हमने आपको बताया ही था कि जो अन्य एल्डिहाइड और कीटोन के मेंबर्स होते हैं वो द्रव अवस्था में भी पाए जाते हैं और किस अवस्था में पाए जाते हैं? गैस अवस्था, ठोस अवस्था में। द्रव और ठोस अवस्था में पाए जाते हैं। तो ये ध्यान दीजिएगा यहां पे, अन्य एल्डिहाइड एवं कीटोन, समझे? अन्य एल्डिहाइड एवं क्या आपके कीटोन द्रव एवं ठोस अवस्था में, द्रव एवं ठोस अवस्था में पाए जाते हैं। ये चीज, तीनों चीजें हमने एकदम विधिवत तरीके से क्या यहां पे किया, कंफर्म किया आपको। फॉर्मल्डिहाइड की भी बात मैंने बता दिया, एसिटाल्डिहाइड एसीटोन की भी बात, और अन्य एल्डिहाइड और कीटोन जो होते हैं ये द्रव और किस अवस्था में पाए जाते हैं? ठोस अवस्था में। और मैं बार बार आपको सलाह देता हूं, मशविरा देता हूं कि पूरा लेक्चर पहले आप विधिवत तरीके से सुना किया करिए और सुन करके तब नोट्स बनाने का प्रयास करिए, स्किप करके। पहली बार सुनिए, एकदम आराम सुनिए, उसके बाद चाहे स्पीड बढ़ा दिया करिए, फिर आप विधिवत तरीके से शॉर्ट स्किम करके आप नोट्स बना डालिए। नहीं तो केवल आप एक जान लीजिए जैसे वही खाता नहीं होता वही लिख रहे हैं, बस आपको समझ में आएगा नहीं। काफी बच्चे तो ऐसे ही होते हैं जो दूसरे से कहते हैं, ग्रुप में है तो कहते हैं सर हमको नोट्स ले लें और उनसे छाप लेंगे। यही करो, किताब में लिखा ना उतारो वहीं से, ये कभी नहीं करने का। टाइम जब मिले आप पंचुअल होइए अपने काम के लिए। तो ये चीज बता दिया आपको। अगली चीज ध्यान दीजिएगा, दूसरी स्टेज आपको चीज बता दे रहा हूं, सॉल्युबिलिटी, विलेयता। सॉल्युबिलिटी में जैसे आपको मैंने बता रखा है, यहां पे ध्यान दीजिएगा कि ये सब जो हुआ करते हैं आपके एल्डिहाइड भी और कीटोन भी होते हैं, ये सब जल में क्या हुआ करते हैं? विलेय होते हैं। एल्डिहाइड और कीटोन जो होते हैं ये जल में आपके क्या होते हैं? विलेय होते हैं। एल्डिहाइड और कीटोन ये सब जो होते हैं जल में विलेय होते हैं, क्योंकि इन सब में क्या पाया जाता है? हाइड्रोजन बॉन्ड। क्या पाया जाता है? हाइड्रोजन बॉन्ड। हाइड्रोजन बॉन्ड पाए जाने के कारण एल्डिहाइड और कीटोन जो होते हैं ये आपके क्या हुआ करते हैं? जल में विलेय होते हैं। ये ध्यान दीजिएगा। लेकिन एक चीज आपको बता दे रहा हूं, जैसे कार्बन 4 के बाद जैसे मेंबर्स हैं 5, 6, 7 वाले, तो उनकी विलेयता जल में क्या होती है? घटती जाती है। और एक चीज ऐसे भी कह सकते हो, जैसे एल्किल ग्रुप की संख्या बढ़ती जाती है या अणुभार बढ़ता जाता है तो विलेयता घटती जाती है। और एक चीज सबसे बड़ी चीज होती है कि एसीटोन का उपयोग सबसे अच्छे विलायक के रूप में किया जाता है, जान लीजिएगा। और अगर एल्डिहाइड और कीटोन जो होते हैं ये कार्बनिक विलायक के रूप में, जैसे बेंजीन होता है, ईथर होता है, मेथिल अल्कोहल होता है, क्लोरोफॉर्म होता है, इन सब में भी क्या हुआ करती हैं? ये सब विलेय होते हैं। तो सबसे पहली चीज विलेयता, सॉल्युबिलिटी। हमें पूछो एल्डिहाइड एवं कीटोन जल के साथ क्या बनाते हैं? साथ हाइड्रोजन बंध। अब ये तो जानते हो हाइड्रोजन बंध बनेगा तो सॉल्व होगा। हाइड्रोजन बंध का निर्माण करते हैं। अतः यह इसको नंबर 1 करते हैं। नंबर 1
जल में विलय होते हैं। चलिए, एल्डिहाइड एवं कीटोन जल के साथ कौन सा बॉन्ड बनाते हैं? हाइड्रोजन बंध। ये चीज ध्यान दीजिएगा। और हाइड्रोजन बंध बना लेने के कारण क्या हुआ करता है? दे आर सॉल्युबल इन वाटर। ये जल में क्या हुआ करते हैं? विलय होते हैं। अब कुछ बच्चे सोचते होंगे कि हाइड्रोजन बॉन्ड दिखा दे सर जी, तो हम एनसीईआरटी के लाइन पर दिखा देते हैं। जैसे जानते हो आप लोग कि अगर हम एल्डिहाइड और कीटोन का जनरल लिखना चाहते हैं, यही हो सकता है। क्या आप बताइए जल्दी से? C डबल बॉन्ड O और ये इधर R और इधर R, ये कीटोन का है। ये किसका है? आपका कीटोन का। और फिर ये ध्यान दीजिएगा, आपको मालूम है यहां से। अब इसके बाद क्या हुआ करता है? ये जो आपका कीटोन वाला मॉलिक्यूल है, इसको आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा। इस ऑक्सीजन के ऊपर क्या होता है? माइनस चार्ज, और इस कार्बन के ऊपर प्लस चार्ज। और ये जो हुआ करता है, अब देखिए हाइड्रोजन बॉन्ड को आप लोग किससे दिखाते हो? डॉटेड लाइन से। किस लाइन से दिखाते हो? डॉटेड लाइन से। तो अब ये ऑक्सीजन H और फिर ये O और फिर यहां से H, और फिर ये हाइड्रोजन अगले कार्बोनिल ग्रुप के साथ C डबल बॉन्ड O और यहां बाहर, चाहे आप बाहर रखो चाहे जो। ये देखिए, ये आपका कार्बोनिल युक्त यौगिक है एल्डिहाइड या कीटोन, और ये आप देखिए जल के साथ। ये जल है ना, H2O। आपको मालूम है कि जब ऋण विद्युतीय परमाणु ऑक्सीजन, फ्लोरीन, हाइड्रोजन के साथ क्या हुआ करता है? सहसंयोजक बंध बनाता है, तो साधे का इलेक्ट्रॉन वो हाइड्रोजन की तरफ खिसक जाता था, जिसके कारण हाइड्रोजन के ऊपर धन आवेश आ जाता है और एक आकर्षण बल कार्य करने लगता है। उसी को हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहते हैं। तो ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। ये जो बॉन्ड है, ये इस बॉन्ड को और इस बॉन्ड को ही आप लोग क्या बोलते हो? हाइड्रोजन आबंध। तो ये मैंने दिखा भी दिया आपको कि ये जल है और ये आपके एल्डिहाइड और कीटोन में है। दोनों ये जल के साथ क्या बना लेते हैं? हाइड्रोजन बंध। और हाइड्रोजन बंध बना लेने के कारण क्या हुआ करता है? ये जल में क्या हुआ करते हैं? विलय होते हैं। जल में क्या हुआ करते हैं? विलय होते हैं। तो अब ऊपर वाला मिटाना पड़ेगा राजू। हमें पूछो क्या होता है बिना दिल के जिए जाना, बहुत आई। अभी जैसे मैंने बताया क्या कि ये जो मेम्ब्रेन्स जो है एल्डिहाइड और कीटोन में क्या होते हैं? जल में के साथ हाइड्रोजन बंध बना करके ये जल में विलय हो जाते हैं। किंतु मैंने बताया था आगे दूसरा C5 से उच्च एल्डिहाइड, C5 पे रहता है, से एल्डिहाइड एवं कीटोन की जल में विलेयता घटती जाती है, क्योंकि यहां पे अणुभार बढ़ता जाता है। विलेयता एक एक टॉपिक को क्लियर कर रहा हूं इसलिए। दूसरी हो गई। तीसरी बात सॉल्युबिलिटी में ही चल रहा है सब। तीसरी बात यह हुआ करती है, मैंने बताया था कि एसीटोन का एक बहुत ही अच्छा विलायक होता है। सबसे बढ़िया सुपर जितने भी इसमें हैं, एसीटोन बहुत ही अच्छा क्या होता है विलायक। जैसे जल एक सर्वोत्तम विलायक होता है, तो वैसे एसीटोन भी होता है एक बढ़िया सा विलायक होता है। एसीटोन बोले तो डाइमेथिल कीटोन, CH3COCH3, ये एसीटोन है। एसीटोन एक अच्छा विलायक होता है। दे आर गुड सॉल्वेंट। अच्छा विलायक होता है, ये ध्यान दीजिए। चौथी बात, इसीलिए तो मैं बता रहा हूं ना कि आपको पूरा एकदम जैसे कंपटीशन लेवल होता है, एक भी टॉपिक छोड़ नहीं रहा हूं, एकदम पूरी एनसीईआरटी का पैटर्न आपको दे रहा हूं, इसलिए समझने का प्रयास कीजिए। फिर अगली चीज,
एल्डिहाइड एवं कीटोन। मैंने भी आपको बताया था कि जो विलायक होते हैं दो प्रकार के होते हैं, कार्बनिक विलायक होता है, अकार्बनिक विलायक होता है। तो जल कैसा विलायक है? अकार्बनिक विलायक है। लेकिन कुछ कार्बनिक विलायक होते हैं, तो जो ये एल्डिहाइड एवं कीटोन होते हैं ये कार्बनिक हैं। तो ये कार्बनिक विलायकों जैसे बेंजीन, क्लोरोफॉर्म, ईथर, मेथिल अल्कोहल, इन सब में सुगमता पूर्वक क्या हो जाते हैं? विलय हो जाते हैं। एल्डिहाइड एवं कीटोन कार्बनिक विलायकों, एल्डिहाइड एवं कीटोन कार्बनिक विलायकों जैसे, ध्यान दीजिएगा, जैसे क्लोरोफॉर्म, ईथर, लगा के ब्लैक पेन से लिखिएगा इसको, बेंजीन एवं मेथिल अल्कोहल। एवं क्या हुआ करता है? मेथिल अल्कोहल CH3OH में इजली सॉल्युबल होते हैं, सुगमता पूर्वक विलय होते हैं। ये हो गया। तो एसीटोन एक गुड सॉल्वेंट होता है और एल्डिहाइड एवं कीटोन जो होते हैं ये कार्बनिक विलायकों जैसे क्लोरोफॉर्म, ईथर, बेंजीन तो जानते ही हो, इनसे हमारी बहुत पुरानी मित्रता है, मैडम बेंजीन। और फिर यहाँ पे मेथिल अल्कोहल, जहरीली शराब पियोगे तो भुगतोगे। और फिर क्या होता है? सुगमता पूर्वक क्या हुआ करते हैं? इन सब में सॉल्युबल होती है। तो ये तो रही एल्डिहाइड और कीटोन की क्या? सॉल्युबिलिटी। क्या थी? सॉल्युबिलिटी। पहले हमने क्या बताया? स्टेज, दूसरी सॉल्युबिलिटी। अब आइए थोड़ा हम बात करते हैं गंध की, स्मेल की। हमें पूछो क्या होता है बिना दुखी जीता, बहुत आई गई याद। सॉरी, गंध, तीसरी प्रॉपर्टी। तो जो निम्न स्तर के निम्न स्तर के जो हुआ करते हैं एल्डिहाइड और कीटोन, इनकी गंध तीक्ष्ण होती है, छिछी, बैड स्मेल। तो आपको जो हुआ करता, लेकिन जो हायर मेंबर्स के आपके सदस्य होते हैं उनकी स्मेल फूलों जैसी होती है। कैसी होती है? फूलों जैसी, और बहुत अच्छी होती है, प्लीजेंट स्मेल, जो आपकी आत्मा को और हृदय को बहुत तृप्त प्रदान करती है। तो एल्डिहाइड और कीटोन जो होते हैं, जो निम्न स्तर के होते हैं, इनकी गंध क्या होती है? बहुत तीक्ष्ण होती है, बैड स्मेल, अनप्लीजेंट। लेकिन उन और जो बड़े होते जाते हैं जैसे मेंबर्स, तो उनकी जो स्मेल होती है वो बहुत अच्छी होने लगती है, जैसे फूलों की जैसे स्मेल होती है। एसीटोन की बात हम लोग करते थे, तो एसीटोन को हम लोग लाइफ बॉय साबुन मानते थे। लाइफ बॉय साबुन देखते ना, बच्चों का जीवन, बॉयज, बालक का जीवन, तो उसका जो स्मेल होती है, तो वैसे ही यहाँ पे भी बताया जाता है। एकदम कंफर्म हो गया होगा बातों ही बातों में। क्या बताया मैंने? निम्न स्तर के, लोएस्ट, एल्डिहाइड एवं कीटोन की गंध तीक्ष्ण होती है। जबकि उच्च सदस्य, जैसे जबकि अणुभार चाहे कह दीजिएगा, बढ़ने के साथ
सुगंध, फूलों जैसी, फूलों सा चेहरा तेरा, कलियों सी मुस्कान है, रंग तेरा देख के, रूप तेरा देख के, कुदरत भी हैरान है। फूलों जैसी, भाई फूल आया इसलिए बना दिया, फूलों जैसी होती है, ये ध्यान रखिए। अगला चीज क्वथनांक एवं गलनांक। बॉइलिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट। क्वथनांक और गलनांक की बात करते हैं, इसको देखिए ये बहुत अच्छा है और थोड़ा कंपैरेटिव है, इससे क्वेश्चन भी है एनसीईआरटी में, अगर आप लोग बुक रखे हैं तो उसमें देखिएगा तो आपको रीजनिंग का क्वेश्चन भी दिया गया है इसका अनुभार से, उसे क्वथनांक से संबंधित। तो बाबू यहाँ पे जो हम बताने जा रहे हैं, अब आप समझिएगा कि जो एल्डिहाइड और कीटोन होते हैं, इन सब का क्या हुआ करता है, जो क्वथनांक होता है, जैसे जैसे अणुभार बढ़ता जाता है, अणुभार बढ़ने के साथ साथ इनका क्वथनांक भी क्या होता है, बढ़ता जाता है, क्योंकि मैंने बताया था कि इनमें हाइड्रोजन बंध पाया जाता है। तो हाइड्रोजन बंध जो हुआ करता है वो चीज़ इसके कारण आपको देखने को मिलता है। तो इस चीज़ को थोड़ा ध्यान देंगे। तुम कहाँ हो चाक? रुक जाइए थोड़ा। देखिए हमने यहाँ पे इसको बताया क्या कि अब आपको अगला टॉपिक इसका है एल्डिहाइड का क्वथनांक और गलनांक। तो एक बहुत ही रीजनिंग के क्वेश्चन को हल करने के लिए मैंने ऐसे आपको बताया हुआ है। पहली चीज तो ध्यान दीजिएगा कि एल्डिहाइड और कीटोन का जो क्वथनांक होता है, अगर जैसे उनका अणुभार समान है, समतुल्य अणुभार वाले, हाइड्रोकार्बन एवं ईथर से तो अधिक होता है। यही है आपके एल्डिहाइड और कीटोन। मतलब कि अगर इन सबका अणुभार निकाला जाए, कोई हाइड्रोकार्बन दिया हो और कोई आपको ईथर दिया हो, फिर एल्डिहाइड दिया हो, फिर कीटोन दिया हो और कह रहा है अल्कोहल, ऐसे 4 क्वेश्चन है एनसीईआरटी में है, देख लीजिएगा। उसमें आपको दे दिया करता है और कहता है कि बताइए कि इसमें इसके क्वथनांक किसका अधिक होगा। तो आपको बता दे रहा हूं कि जो एल्डिहाइड और कीटोन का क्वथनांक होता है, अगर समान अणुभार वाले, लगभग इधर उधर अंतर ज्यादा नहीं रहता है, तो हाइड्रोकार्बन और ईथर से तो अधिक होता है, लेकिन एल्कोहल से क्या हुआ करता है, कम होता है। क्योंकि इनमें क्या हुआ करता है, जो डाइपोल मूवमेंट देखने को मिलता है द्विध्रुव, वो थोड़ा एल्कोहल की तुलना में कम होता है। तो इसलिए एल्कोहल में हाइड्रोजन बंध प्रबल होता है, तो वहां पर उसको सबसे ज्यादा, और हाइड्रोकार्बन में तो होता नहीं है हाइड्रोजन बंध ही, जान लीजिए, तो इसलिए उसका सबसे कम। एल्डिहाइड एवं कीटोन का क्वथनांक समतुल्य अणुभार वाले हाइड्रोकार्बन एवं ईथर से अधिक, जबकि एल्कोहल से क्या होता है, कम होता है। ये नोट करिएगा। और उसके बाद देखिए मैंने क्रम लिख दिया है, सबसे कम किसका है, हाइड्रोकार्बन का, उसके बाद फिर किसका होता है, ईथर का, और फिर किसका होता है, एल्डिहाइड का, फिर किसका होता है ज्यादा, सबसे कम इसका, फिर इसका सबसे अधिक किसका, एल्कोहल का, उससे कम कीटोन का, उससे कम एल्डिहाइड का, उससे कम ईथर का, और सबसे कम क्वथनांक किसका होता है, हाइड्रोकार्बन का। मतलब एवरेज अगर अणुभार अगर दिया रहता है तो हाइड्रोकार्बन का सबसे कम, उससे ज्यादा ईथर का, फिर एल्डिहाइड का, फिर कीटोन का, और सबसे ज्यादा क्वथनांक किसका होता है, एल्कोहल का होता है। इसीलिए मैंने इसको एक टेबल के थ्रू दिखाया है। देखिए जिसे इसमें लिखा गया है यौगिक, अणुभार, क्वथनांक, और वो भी केल्विन में। अब यौगिक में सबसे पहला है ब्यूटेन, C4H10। अब बार चौक 48, 48 10 58 इसका अणुभार आया, और इसका जो क्वथनांक दिया है 273 केल्विन में। अब ऐसे एथिल मेथिल ईथर निकाल लीजिए। तो जो ये एथिल मेथिल ईथर होता है, इसका भी आप निकाल के कैलकुलेट कर लीजिएगा तो आपको 58 मिलता है, लेकिन इसका देखिए 281 हो गया, थोड़ा सा बढ़ा।
फिर आपने देखिए यहाँ पे CH3 CH2 CHO लिखा है, तो ये एल्डिहाइड है। अब इस एल्डिहाइड का देखिए प्रोपेनल है ना ये। अब अगर इस प्रोपेनल को अगर आप देखोगे तो इसका 58 आता है, निकाल लीजिएगा, थोड़ा भी इधर मिस्टेक हुआ होगा तो आप चेक कर लीजिएगा एक बार चाहे, इसको निकालना आता है। और फिर इसका 322। अब देखिए एल्डिहाइड के बाद और आगे जाइए, देखिए कीटोन लिखा गया है, डाइमेथिल कीटोन, इसका 58 होता है, एसीटोन है ये, और इसका 329 आ गया क्वथना। और फिर लास्ट में देखिए प्रोपिल अल्कोहल लिया गया है, CH3 CH2 CH2OH, CH3 CH2 CH2OH, इसका 60 होता है। देखिए सब का लगभग 58 ये 60 के लगभग बराबर है सर, और इसका 370 रहता है। तो अब आप विचार कर लीजिए खुद हमारी बात को कि अगर जो समतुल्य अणुभार वाले होते हैं हाइड्रोकार्बन, ईथर, एल्डिहाइड, कीटोन और एल्कोहल में, तो उसमें हाइड्रोकार्बन का सबसे कम, उससे अधिक ईथर का, उससे अधिक एल्डिहाइड का, उससे अधिक कीटोन का, और सबसे अधिक किसका होता है, एल्कोहल का होता है। तो कभी भी रीजनिंग का क्वेश्चन आएगा तो आप याद रखिएगा कि हाइड्रोकार्बन का सबसे कम, ईथर का उसके बाद, फिर एल्डिहाइड का, फिर कीटोन का, और फिर एल्कोहल का। आपको एकदम विधिवत तरीके से समझ में आ जाएगा ये टेबल, इसीलिए मैंने इसको इंक्लूड कर दिया। NCERT का क्वेश्चन भी आप लोग देख लीजिए, चेक कर लीजिएगा। अब आइए हम लोग आपको आगे ले चलते हैं। आओ हुजूर तुमको सितारों पर ले चले। अब है एल्डिहाइड एवं कीटोन की केमिकल प्रॉपर्टी, मतलब एल्डिहाइड और कीटोन का क्या पढ़ने जा रहे हैं अब आप लोग, रासायनिक गुण पढ़ने जा रहे हैं, केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन। तो चलिए थोड़ा सा बेसिक चीज समझिए कुछ हमारी बातों को, जो बच्चे इस चीज को समझे रहेंगे आगे उनको समझ में प्रॉब्लम नहीं है। एल्डिहाइड एवं कीटोन की या कीटोन के रासायनिक गुण। तो एक बात थोड़ा सा हमारी बात को ध्यान देना कि आपको शुरू में मैंने बताया था कि एल्डिहाइड हुआ RCHO, कीटोन क्या होता है RC⋯O फिर R, और फिर कार्बोक्सिलिक क्या होता है RC⋯OH। तो इन तीनों में एक चीज कॉमन था, वो था कार्बोनिल समूह। क्या था, कार्बोनिल समूह। तो हम थोड़ा एक चीज जान लेते हैं कि कार्बोनिल समूह की प्रकृति कैसी होती है। कार्बोनिल समूह में मैंने बताया था कि ध्रुवीय गुण पाया जाता है। कैसा गुण पाया जाता है, ध्रुवीय गुण पाया जाता है। अर्थात ये देखिए कार्बोनिल जो ग्रुप होता है, इसी के नीचे अगर आपको लिखना है ध्यान दीजिएगा, क्योंकि इसी से ही समझोगे आप लोग। कार्बोनिल समूह की प्रकृति, नेचर ऑफ कार्बोनिल ग्रुप। तो कार्बोनिल ग्रुप जो हुआ करता है, मैंने पहले ही बता रखा है, तो ध्यान दीजिएगा, यहां पे लिख सकते हो, चाहे पहले समझ लीजिए तब लिखिएगा। ये कार्बोनिल समूह है C⋯O। मैंने बताया है शुरू वाले लेक्चर में इसको, जब कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड उपस्थित है उसको कार्बोनिल समूह कहते हैं। तो अब इसमें अगर थोड़ा सा मेरी बात को ध्यान दो, जब रिएक्शन होता है तो कोई भी रिएजेंट का बॉन्ड टूटता है, तो जब रिएक्शन करता है कार्बोनिल समूह या पार्टिसिपेट करता है रिएक्शन में, तो ये बॉन्ड टूट जाती है। टूटेगी कैसे, क्योंकि आप देखिए यहाँ पे कार्बन क्या है, धन विद्युती है, और ऑक्सीजन क्या होता है, ऋण विद्युती। मतलब कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा है और ऑक्सीजन के पास कम है, अष्टक पूरा करने के लिए। तो ये अष्टक पूरा करने के लिए इलेक्ट्रॉन को खींचता है, तो इसके ऊपर कौन सा चार्ज आ जाता है, माइनस चार्ज, और इस कार्बन के ऊपर प्लस चार्ज। और जैसे ये चार्ज आता है तो आप देखिए क्या हो जाता है, ये देखिए C और यहाँ पे O, और इसके ऊपर माइनस चार्ज और इस कार्बन के ऊपर प्लस चार्ज। और जब ये टूट जाता है तो इसी के ही गुण को ही हम लोग क्या कहते हैं, इसके ध्रुवीय गुण या ध्रुवीय प्रकृति। डाइपोल, एक सिरा पॉजिटिव है और एक सिरा क्या हुआ करता है, निगेटिव। तो यही मैं पहले बता रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। कार्बोनिल समूह में या कार्बोनिल समूह की प्रकृति, द नेचर ऑफ कार्बोनिल ग्रुप, कार्बोनिल समूह की प्रकृति कैसी होती है, ध्रुवीय होती है।
ये चीज ध्यान दीजिए। और कार्बोनिल जो ग्रुप होता है उसका नेचर कैसा होता है, पोलराइज्ड होता है। एक सिरा पॉजिटिव होता है, दूसरा सिरा कैसा होता है, निगेटिव। अब ये आप डायग्राम बना दीजिएगा। अतः अब नीचे यह रासायनिक अभिक्रिया में ड्यूरिंग टू केमिकल रिएक्शन रासायनिक, अतः यह योगात्मक रासायनिक अभिक्रिया में, या रासायनिक अभिक्रिया में, अब मेरी बात को समझिए, जब इसकी हम केमिकल प्रॉपर्टी लिखते हैं तो ये सबसे पहले इस पर अटैक कौन करता है, तुरंत शीघ्रता से, न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल इसके ऊपर पहले अटैक करके योगात्मक यौगिक बनाएगा और उसके बाद फिर कौन अटैक करता है, इलेक्ट्रोफाइल। ये चीज याद रखिएगा। सबसे पहले कार्बोनिल समूह जब इसकी रासायनिक अभिक्रिया होती है तो इसमें क्या होता है, न्यूक्लियोफाइल सबसे पहले अटैक करता है और शीघ्रता से, और उसके बाद क्या किया करता है, इलेक्ट्रोफाइल क्या किया करता है, जुड़ करके योगात्मक अभिक्रिया देता है। चलिए, अतः रासायनिक अभिक्रिया में कार्बोनिल समूह से न्यूक्लियोफाइल, आप लोग जानते हो नाभिक किसने ही, न्यूक्लियोफाइल, जो न्यूक्लियोफाइल शीघ्रता से अटैक करता है, शीघ्रता से जुड़ता है। पहले न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा और जिसके बाद फिर जब न्यूक्लियोफाइल जुड़ जाएगा तो इलेक्ट्रोफाइल आएगा, जिसके बाद इलेक्ट्रोफिलिक या इलेक्ट्रोफाइल जुड़कर योगात्मक अभिक्रिया देते हैं। सबसे पहली चीज यह रासायनिक अभिक्रिया में अतः यह रासायनिक अभिक्रिया में, हाँ ठीक है, कार्बोनिल समूह या रासायनिक अभिक्रिया में कर दो, आता है मतलब ही नहीं है। रासायनिक अभिक्रिया में कार्बोनिल समूह से न्यूक्लियोफाइल शीघ्रता से जुड़ता है और जिसके बाद इलेक्ट्रोफाइल जुड़कर योगात्मक अभिक्रिया देता है। चलिए देखिए नीचे, C डबल बॉन्ड O और यहाँ पे वैलेंसी खाली ही है। अब सबसे पहले इसके ऊपर अटैक करेगा न्यूक्लियोफाइल। अब मालूम है इसके ऊपर माइनस चार्ज है और इसके ऊपर प्लस चार्ज है, तो अब क्या होगा, जब ये बॉन्ड टूटती है तो C वो तो आपका माइनस में चला जाएगा और फिर इसी, अब बताइए न्यूक्लियोफाइल कैसा होता है, निगेटिव होता है। तो जब ये निगेटिव होता है और इलेक्ट्रोफाइल कैसा होता है, पॉजिटिव, तो ये न्यूक्लियोफाइल आकर के जुड़ किससे जाता है, कार्बन से, और जब जुड़ेगा इसके साथ तो अब बताइए यहाँ पे आपका क्या जुड़ गया, न्यूक्लियोफाइल। और जब न्यूक्लियोफाइल जुड़ जाता है तो फिर इसके साथ, ये तो न्यूक्लियोफाइल हो गया, अब आपका क्या आता है, इलेक्ट्रोफाइल। और इलेक्ट्रोफाइल में खास तौर से हाइड्रोजन होता है H+, तो अब ये इलेक्ट्रोफाइल किससे जुड़ जाता है, इससे, तो यहाँ पे हो गया C और इधर आप देखिए इसके ऊपर प्लस चार्ज, इसके ऊपर माइनस चार्ज। न्यूक्लियोफाइल ऑलरेडी अटैक कर चुका है, पहले अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल की होगी और वो भी ये निगेटिव चार्ज है तो कार्बन जाके जुड़ेगा, योगात्मक कंपाउंड बनाया, कोई चीज बाहर नहीं हुआ। और फिर उसके बाद इलेक्ट्रोफाइल अटैक किया तो यहाँ पे हो जाएगा OH और ये आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे, न्यूक्लियोफाइल। तो ये चीज भी बहुत मायने रखती है, अगर आपको रिएक्शन की रूह तक जाना है, उसकी आत्मा को समझना है, तब जान लीजिएगा कि जो इसकी रासायनिक अभिक्रिया होती है, उसकी रासायनिक अभिक्रिया में क्या होता है, कार्बोनिल समूह से सबसे पहले न्यूक्लियोफाइल जुड़ता है और न्यूक्लियोफाइल जुड़ने के बाद फिर क्या होता है, उससे क्या जुड़ता है, इलेक्ट्रोफाइल, और तभी ये क्या किया करता है, आपस में योगात्मक अभिक्रिया देते हैं। ये बात एकदम आप लोग दिमाग में इस चीज को क्या कर लीजिएगा, बैठा लीजिएगा। तो ये तो हो गई पहली चीज, ये चीज आपको बता दिया मैंने। अब रासायनिक अगुण में ही एक चीज आप लोग ध्यान और दीजिएगा, एक चीज मैं आपको बता दे रहा हूं, ध्यान दीजिएगा, आगे मिटा रहा हूं तो बता रहा हूं। चलिए मिटाते हैं तब फिर आगे बताते हैं। जैसे आपसे इसी केमिकल प्रॉपर्टी के ही दौरान आपसे ये पूछा जाए
जैसे मैंने कहा 3 इसमें मेन साधारण है DO के। एक आपका क्या है फॉर्मेल्डिहाइड, और एक क्या है आपका एस्टल्डिहाइड, और एक क्या है आपका एसीटोन। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। समझने का प्रयास करेंगे तब समझ पाएंगे, और जो बच्चे इधर उधर घूम रहे हैं वो समझ नहीं पाएंगे मेरी बात को। समझिए, ये स्टार बना के चाहे इसको कर लीजिएगा। ये आप क्वेश्चन है, ये क्या है बता रहा हूं। जैसे आपसे कहा जाए फॉर्मेल्डिहाइड, एस्टल्डिहाइड और एसीटोन में सबसे ज्यादा एक्टिव कौन है, यही क्वेश्चन है। किसकी क्रियाशीलता ज्यादा होगी, कौन रिएक्शन ज्यादा से जल्दी तेज देगा। तो आपको हम बता रहे हैं कि फॉर्मेल्डिहाइड में एल्किल समूह नहीं होता है, ये जान लीजिएगा। फॉर्मेल्डिहाइड में कोई एल्किल समूह नहीं होता है, इसीलिए वो सबसे अधिक क्रियाशील होता है। जबकि एल्डिहाइड और कीटोन में क्या होता है, एल्किल समूह पाया जाता है, और एल्किल समूह पाए जाने के कारण उसकी क्रियाशीलता घटती जाती है। मतलब सीधी सी बात निकल के आई कि जिसमें एल्किल समूह ज्यादा होगा उसकी क्रियाशीलता क्या हो जाएगी, घट जाती है। तो फॉर्मेल्डिहाइड सबसे अधिक क्रियाशील है, उसके बाद एस्टल्डिहाइड है, और फिर कौन होता है कीटोन, क्योंकि कीटोन में 2 एल्किल ग्रुप होता है। तो आप लोग यहाँ पे जो इसको लिखेंगे इस चीज को ध्यान दीजिएगा, आपको बता रहा हूं, ध्यान देंगे तो आप समझ जाएंगे इस चीज को। चलिए, फॉर्मेल्डिहाइड में कोई एल्किल समूह उपस्थित नहीं होता है, अतः यह सबसे क्रियाशील होता है, या मोर एक्टिव। जबकि अन्य एल्डिहाइड एवं कीटोन में क्या होता है, एल्किल समूह उपस्थित होता है। फिर एक चीज बता रहा हूं, ध्यान दीजिए। एल्किल समूहों की संख्या बढ़ने के साथ, एल्किल समूहों की संख्या बढ़ने के साथ क्रियाशीलता घटती जाती है। ये बात निकल के बहुत अच्छी आई है। फॉर्मेल्डिहाइड में कोई एल्किल समूह नहीं होता है, अतः यह सबसे क्रियाशील होता है। जबकि अन्य जो एल्डिहाइड और कीटोन होते हैं उसमें आपका एल्किल समूह उपस्थित होता है, और जब एल्किल समूह की संख्या बढ़ती जाती है तो क्रियाशीलता घटती जाती है। अब आप खुद देख लीजिए, फॉर्मेल्डिहाइड C+O और यहाँ H, ये H, ये आपका क्या है फॉर्मेल्डिहाइड। फॉर्मेल्डिहाइड में कोई भी हाइड्रोजन, ये सारी, ये भी इधर भी हाइड्रोजन, इधर भी हाइड्रोजन है, एल्किल ग्रुप कोई नहीं है, देख लीजिएगा। तो इसीलिए सबसे ज्यादा एक्टिव है। लेकिन अगर एस्टल्डिहाइड की बात करोगे तो CH3 और यहाँ पे C+O और एक H, तो ये आपके इसमें एक एल्किल ग्रुप आ गया, और जब ये एक एल्किल ग्रुप आ जाता है थोड़ा इसकी क्रियाशीलता घट जाती है। तो ये क्या है आपका एसीटल्डिहाइड। और उसके बाद सबसे कम क्रियाशीलता किसकी होती है,
वो होती है इसकी, क्योंकि तीनों हमने गिरोह ले रखा है इस चैप्टर में, एल्डिहाइड और कीटोन में। एल्डिहाइड में हम दो लोगों को टारगेट करेंगे, एस्टल्डिहाइड, फॉर्मेल्डिहाइड और एस्टल्डिहाइड को। जब रिएक्शन चलेगा तभी देखिएगा कितना मजा आने वाला है, तीनों का रिएक्शन एक साथ लपेटूंगा। एल्डिहाइड भी चले, फॉर्मेल्डिहाइड भी, एस्टल्डिहाइड और कीटोन भी, तीन एक रिएक्शन लिखूंगा, तीनों का अलग चलेगा, जान लीजिएगा। और अगर एक और ले लूँ तो बेंजल्डिहाइड, एक और ले लूँ तो बेंजोफिनोन, एसिडोफिनोन, थामो जितना थाम पा, एक रिएक्शन बताऊंगा 4 रिएक्शन उत्पन्न होंगे। इसीलिए जो बच्चे बेसिक समझे हुए हैं शुरुआत से नोमेनक्लेचर, जो नहीं देखे हैं एल्डिहाइड और कीटोन का नोमेनक्लेचर जरूर देखें। ये बात आप दिमाग में बैठा लीजिए सभी लोग, तभी आगे रिएक्शन को समझ पाएंगे आप लोग। एल्डिहाइड और कीटोन का नोमेनक्लेचर जरूर देखें, ये बात आप दिमाग में बैठा दे रहे हैं। शुरू का पहला और दूसरा लेक्चर जरूर आप देख लीजिए इसको। तो ये हो गया भैया आपका, और इसका नाम क्या है, एसिड। ये चीज अब नीचे एक यहां प्यारी सी खूबसूरत हेडिंग लगेगी, एल्डिहाइड एवं कीटोन की रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार। रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार। तो आज के इस पूरे लेक्चर्स में मैंने फिजिकल प्रॉपर्टी एल्डिहाइड और कीटोन की बताया। क्या शुरू से आपको अवस्था बताया, फिर विलेयता बताया, फिर आपको गंध बताया, और फिर क्वथनांक और ये आपको गलनांक वाली बात बताया, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर आपको हमने क्या बताया, कार्बोनिल समूह का नेचर कैसा होता है, और फिर उसके बाद आपको बताया कि अगर आपको फॉर्मेल्डिहाइड और एस्टल्डिहाइड और एसीटोन में कौन ज़्यादा एक्टिव होगा। तो बहुत रीजनिंग के जितने क्वेश्चन थे वो समझाने का प्रयास किया। तो आज हम अपनी क्लास यहीं पे इसकी क्लोज किया करते हैं, और आप सब लोग बढ़िया से इसके नोट्स बनाइए। और आप सब लोग अगर चैनल्स पर नए हैं तो अपने इस यूट्यूब चैनल को मोबाइल्स में सब्सक्राइब करें, और सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करके ऑल करें। और अगर समझ में आ रहा है तो कमेंट करें, लाइक करें, और नहीं समझ में आ रहा है तो नहीं करें, ये भी हम आपको कह रहे हैं। ये भी आप नहीं समझ में आ रहा, नो कमेंट, समझ में आ रहा है कमेंट। ओके, खुश रहो, बाय।